हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट, मानव और रिया अपने अपने प्यार में डूबे हुए थे। अगली सुबह विराट और आरोही, मानव और रिया ने प्लान किया था कि वो सब सिंगापुर के हिल स्टेशन में जाने के लिए तैयार होंगे। विराट और आरोही हिल स्टेशन जाने के लिए कार में बैठकर निकल पड़े और दूसरी कार में मानव और रिया, जहां ये सब बस खुशी में समाये हुए थे एक दूसरे में। इन्हें क्या पता था, इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान इनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस कार में विराट और आरोही थे उसी कार का ब्रेक फेल था। हिल स्टेशन में जैसे ही ऊंचाई में कार पहुंची, विराट ने ब्रेक मारी कार को रोकने के लिए, पर ब्रेक लगी नहीं। विराट ने फिर से ट्राई किया पर नहीं हुआ। उसे परेशान देखकर आरोही ने विराट से कहा, विराट क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विराट ने कहा, आरोही तुम कार से उतरो प्लीज़। आरोही बोलती है, विराट क्या मजाक है, मैं चलती कार से उतर जाऊं, तुम पागल हो क्या? विराट कहता है, आरोही कार से उतरो अभी के अभी। आरोही बोलती है, विराट अगर मजाक कर रहे हो ना तो मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कार तेजी से हाईवे के ऊपर जा रही थी जहां नीचे खाई थी। विराट बोलता है, आरोही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कार का ब्रेक फेल हो गया है, तुम जल्दी करो। आरोही को भी एहसास हो गया था कि विराट मजाक नहीं कर रहा था। उसने आगे देखा जहां कार तेजी से जा रही थी और कार के साइड में देखा। विराट बोलता है, क्या सोच रही हो, उतरो आरोही। आरोही रोते हुए कहती है, नहीं विराट मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। विराट बोलता है, आरोही देखो कार खाई में जा रही है, तुम्हें कार से उतरना ही होगा। मैं कार को बैलेंस कर रहा हूँ, तब तक तुम कार से कूद जाओ। आरोही बोलती है, नहीं विराट मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और ये मेरा आखिरी फैसला है बस। और विराट देखो ना, अगर मैं कार से कूद भी जाऊंगी तो भी मेरी जान जाने ही वाली है। क्यों ना मैं तुम्हारी बाहों में अपनी सांस के आखिरी पलों को बिताऊं। विराट ने पीछे देखा तो उसे आरोही की बात ठीक लगी कि आरोही कूदेगी तो भी उसका मरना तय है। इधर मानव रिया ने विराट की कार को देखा। उसने विराट को कॉल किया तो विराट ने उसे सब बता दिया कि कार का ब्रेक फेल है और कार उसके कंट्रोल में नहीं है। मानव रिया डर गए क्योंकि कार हाईवे से कुछ ही दूरी में था और विराट का कॉल भी चालू था। विराट ने हाईवे को जैसे ही देखा तो उसने आरोही को अपने सीने से लगा लिया। आरोही बोलती है, विराट हमारा प्यार इस जमाने में अधूरा रह गया तो क्या हुआ, लेकिन अगले जन्म में हमारा प्यार मुकम्मल होगा, ज़रूर होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी विराट। इस जमाने में तुमने जैसे मुझे संभाला उस जमाने में भी संभाल लेना। और हाँ, अगले सारे जन्म में तुम्हारा ही साथ चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारा नाम का मंगलसूत्र अगले सारे जन्म में बुक कर लिया है, ठीक है विराट? विराट बोलता है, पागल, तुम्हें बुकिंग करने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी मेरा दिल तुम्हारे पास ही है। इस जन्म में और अगले हर जन्म के लिए मैं वादा करता हूँ आरोही, मैं तुम्हें अगले जन्म में भी अपना बना लूँगा और तुम्हारे पागलपन को भी संभाल लूँगा। आरोही ये सब सुनकर हंस देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तो थे ही और वो बोलती है, विराट मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। विराट भी उसके होठों पर अपने होठ रखने से पहले उसे बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। आरोही अपना होठ उसके होठ में रख देती है। तभी कार हाईवे से नीचे गिर जाती है। इधर मानव रिया चौंक गए थे। उन्होंने फोन में सब कुछ सुन लिया था। 25 साल बाद लंदन में बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई थी। वो सभी अंदर जाने की बहुत कोशिशें कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई खबर लग चुकी थी, जिस वजह से वो सभी अंदर जाकर एक खास व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। वहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पे बने एक ऑफिस के कैबिन में एक चेयर पर बैठा एक लड़का अपने लैपटॉप में बड़ी ही शिद्दत से कुछ टाइप कर रहा था, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस समय बहुत ही गुस्से में है और अगर किसी ने उससे कुछ भी कहा तो या तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा
या फिर उसके हाथ से सीधा ऊपर का टिकट कटवाएगा। और उसी के सामने कुछ लोग अपना सिर झुकाए खड़े थे, जिनकी शक्लों पर डर के मारे 12 बज रहे थे। उसी लड़के के ठीक सामने की चेयर पर एक और लड़का बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था और मन ही मन में प्रे कर रहा था, ओ गॉड प्लीज इस तोप के गोले से सभी को बचाना, पता नहीं आज किसकी शामत आने वाली है। अभी वो प्रे कर ही रहा था कि अचानक से उस लड़के ने अपने हाथ रोके और अपनी गुस्से से भरी आंखों से अपने सामने खड़े उन सभी को देखा। टाइपिंग की आवाज़ रुकते ही वहाँ खड़े सब आदमी डर के मारे कांप गए। उस लड़के ने एक नज़र सभी को देखा और गुस्से में बोला, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। सभी ने एक दूसरे को देखा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। उस लड़के ने दोबारा पूछा, मैंने पूछा किसकी हिम्मत हुई यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करने की। सभी हकलाते हुए बोलने लगे, वो डोंट नो सर। फिर वो गुस्से में वो लड़का बोलता है, ओ रियली यू डोंट नो। उसने एक नज़र सबको घूरा और बोला, ओके फाइन, तो मुझे अपने तरीके से निकलवाना पड़ेगा। ये बोलकर वो लड़का अपनी चेयर से खड़ा हो गया और सबके पास बारी बारी से आया। उसने एक बार सबके चेहरे को देखा और वापस से जाने लगा कि अचानक से वो एक आदमी के पास आकर रुक गया। उसने उस आदमी को एक नज़र देखा और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वह आदमी डर की वजह से कांप गया और उस लड़के के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लड़का टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, माफ़ी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वह आदमी फिर से गिड़गिड़ाया और बोला, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ सर एक लास्ट चांस दे दीजिए। वो लड़का उसकी तरफ घूमा और बोला, चांस? मैं तुम्हें चांस दूंगा? ठीक है, दिया चांस, बोलो अब क्या करोगे? वो आदमी झट से बोला, जो आप कहेंगे सर, मैं वो सब करूँगा। वह लड़का अब ज़ोर से हंस दिया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ओके फाइन। फिर अपने कैबिन की विंडो की तरफ इशारा करके बोला, कूद जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लग गए और वह आदमी डर से कांप गया। सामने बैठे लड़के ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस लड़के ने उसे हाथ दिखाकर चुप करा दिया। फिर उस आदमी से बोला, हाँ तो बताइए, आपने ही कहा था ना कि मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे, तो अब कूदो ना विंडो से। वो आदमी जब अपनी जगह से नहीं हिला तो वह लड़का ज़ोर से बोला, मैंने कहा कूदो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर वह आदमी धीरे धीरे विंडो के पास बढ़ने लगा। विंडो के पास जाकर उसने एक आखिरी उम्मीद से उस लड़के की तरफ देखा, पर उस लड़के ने अपने आंखों के इशारे से उसे नीचे कूदने को कहा। उस आदमी ने आंखें बंद की और नीचे कूदने ही वाला था कि उस लड़के ने उसे वापस से खींच लिया। वह आदमी हैरानी से उसे देखने लगा तो वह लड़का बोला, आज पहली गलती है तो छोड़ रहा हूँ, आइंदा से ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आप सब भी ध्यान रखना इस बात को। सभी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो वह लड़का गुस्से में बोला, नाउ गो बैक टू योर वर्क। सभी वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए और बाहर जाकर राहत की सांस ली और अपने अपने काम में लग गए। दूसरे लड़के ने पहले वाले लड़के को घूरते हुए कहा, ये क्या किया तूने? उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या किया मैंने? दूसरे लड़के ने उसे एक बार फिर घूरा और बोला, ये जो अभी अभी तूने किया वो क्या था? तू अच्छे से जानता है उसने हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक की है और तूने उसे ऐसे ही जाने दिया, मतलब आज तक किसी को भी माफ़ नहीं किया और आज इतनी बड़ी बात हो गई और तूने उसे यूं ही छोड़ दिया। वह लड़का हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जब उसकी कोई गलती ही नहीं तो सज़ा किस बात की? दूसरे वाले ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन लीक होने की खबर से तुझे शौक लगा है, चल तेरा पहला इलाज करवा दूँ, तब तुझसे बात करूँगा। वह पहले वाला लड़का ज़ोर से हंसा और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसने उस लड़के को देखा और विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाहर देखने के बाद वह पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, वीर सिंघानिया ने कच्ची गोलियां नहीं खेली विक्की, उसने वही किया जो मैंने चाहा। विक्की ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मतलब?
वीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मतलब चाल मेरी और मोहरा उनका। तुझे क्या लगा कि मुझे खबर नहीं थी कि हमारी कंपनी में उनका आदमी है? मैं जानता था, इसलिए मैंने उसके पास ये इन्फॉर्मेशन भेजी। विक्की उसकी तरफ मुंह खोलकर हैरानी से देखने लगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वीर का फ़ोन बजता है। उसने फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, ओके, आई एम कमिंग। फ़ोन रखने के बाद उसने अपना ब्लेज़र उठाया और पहनते हुए विक्की से बोला, चल अब अपना ये मुंह बंद कर और नीचे चल, मीडिया हमारा इंतज़ार कर रही है। व्हाट, मीडिया? विक्की चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ मीडिया, चल अब ज़्यादा देर मत कर। विक्की भी उसके पीछे चल दिया। दोनों लिफ्ट में पहुँचे। विक्की ने वीर को देखते हुए कहा, वीर एक बार फिर सोच ले, अगर ये बात अंकल तक गई तो वो तुझे वापस बुला लेंगे। वीर मुस्कुरा देता है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वीर ने अपने गोगल्स पहने और अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए लिफ्ट के बाहर आ गया। उसी के साथ विक्की भी बाहर आ गया। वो दोनों जैसे ही बाहर पहुँचे, मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने लगे। एक ने पूछा, सर हमने सुना है आपकी कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ है। वीर मुस्कुरा दिया और अपना गोगल उतारते हुए बोला, रियली, मेरी कंपनी को लॉस हुआ है और मुझे ही खबर नहीं है? वाह, कहाँ से लाते हैं आप ये फेक इन्फॉर्मेशन। वो मीडिया कर्मी चुप हो गया। तभी दूसरा बोलता है, सर हमने तो ये भी सुना है कि आपकी कंपनी को मेहता कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। वीर जोर से हंस दिया और बोला, दूसरी कंपनियां हमारी कंपनी को नहीं बल्कि मेहता कंपनी को टेक ओवर कर लिया है और कल सुबह तक आप सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। नाउ एक्सक्यूज मी। वीर ने ये कहकर अपना गोगल आंखों में चढ़ाया और पॉकेट में हाथ डाले विक्की के साथ वहां से चला गया। तो ये थे हमारे विराट, जो इस जन्म में विक्की सिंघानिया, एक सफल बिजनेसमैन, उम्र 24 साल, रंग गोरा, माथे तक आते बाल और गुस्सा ऐसा कि किसी को नहीं छोड़ता। लंदन का जाना माना नाम था। सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि भारत में भी अच्छा खासा नाम कमाया है वीर ने। अपने डैड का बिजनेस अच्छा खासा फैला दिया है। वीर की एक खास बात, जब भी उसे गुस्सा आता तो वह अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइपिंग करना शुरू कर देता और अगर उसकी टाइपिंग के बीच में कोई उसे रोक दे तो उसे तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय विक्की के। और पर्सनैलिटी ऐसी कि लड़कियां देखते ही फिदा हो जाती। पर वीर को इन सब से कोई मतलब नहीं। राजेश सिंघानिया वीर के डैड हैं, ओनर ऑफ RS ग्रुप के, जिन्होंने अपनी मेहनत से भारत में अपनी कंपनियों की ब्रांच कई राज्यों में खोली हुई है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि लंदन में भी अपनी कंपनी की ब्रांच खोली हुई है, जिसे वीर और विक्की संभाल रहे हैं। आज भी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी देखकर पता नहीं कर पाता कि ये 55 साल के हैं। विक्की खन्ना वीर का बेस्ट फ्रेंड और राजेश के दोस्त का बेटा है। उम्र 25 साल, गोरा रंग, आंखें काली और माथे तक आते काले बाल। जब विक्की छोटा था तब उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी से राजेश सिंघानिया ने उसे अपने साथ अपने घर ले आए और वीर की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया। तभी से दोनों अच्छे दोस्त कम भाई ज़्यादा हैं। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के हमराज हैं। वीर चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, पर विक्की के सामने आते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक वही है जिसकी बात वह कभी नहीं टालता और इसी बात का फ़ायदा राजेश जी उठाते हैं। जब भी कोई भी बात वीर से मनवानी हो तो वो विक्की से ही बोलते हैं और विक्की उनकी बात वीर से मनवा ही लेता है। जहाँ वीर गुस्सेबाज है वहीं विक्की मस्त मौला है। जहाँ वीर लड़कियों से दूरी बनाकर रखता है वहीं विक्की फ्लर्ट करने में माहिर है और सबसे खुल के बातें करता है। दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, पर फिर भी दोनों एक दूसरे की जान हैं। वीर और विक्की वहाँ से निकलकर अपने घर आ गए। घर पहुँचकर वो हॉल में बैठ गए। विक्की उसे देखते हुए बोला, ये मीडिया वालों से क्या बकवास करके आया? वीर ने ठंडेपन से कहा, बकवास नहीं, सच बोलकर आया हूँ। विक्की एकदम से खड़ा हो गया और बोला, सच? तो सच में उस कंपनी को टेक ओवर कर रहा है? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ।
विक्की वापस बैठते हुए बोला, लेकिन ये सब कब किया तूने? विक्की ने पानी पीते हुए कहा, तू आम खाना, गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? विक्की कुछ बोलता तभी वीर का फ़ोन बजने लगा। उसने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, डैड को हमारे कारनामे की खबर मिल ही गई। वीर ने फ़ोन पिक किया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो डैड, हाउ आर यू? राजेश जी बोलते हैं, फाइन बेटा। मुझे ये बताओ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी कंपनी मेहता की कंपनी को टेक ओवर कर रही है, पर क्यों? वीर बोलता है, डैड ज़रूरी था। उसने हमारी कंपनी में अपना आदमी भेजा हुआ था ताकि यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ दे सके। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि वीर सिंघानिया अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ता नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, आप ये बताइए वहाँ सब कैसा है? राजेश जी बोलते हैं, सब ठीक है बेटा। फिर थोड़ा रुक कर बोले, एक बार इंडिया आ जाओ बेटा। वीर बोलता है, डैड मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इंडिया नहीं आना चाहता। आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता और आप बार बार यही बात करते हैं। खैर छोड़िए, ये लीजिए, विक्की से बात कीजिए। राजेश जी बोलते रह गए, पर वीर ने विक्की को फ़ोन दिया और वहाँ से अपने रूम में चला गया। विक्की ने फ़ोन लिया और बात करने लगा। राजेश जी ने विक्की को वीर को इंडिया आने के लिए मनाने को बोला, तो विक्की ने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं इसे मना लूँगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। राजेश जी ने विक्की से कहा, बेटा तुम्हारे होते मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक तुम ही हो जो वीर से बात मनवा सकते हो। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। विक्की ने गहरी सांस छोड़ी और उठकर वीर के रूम में आ गया। वहाँ पहुँचकर विक्की वीर को उसका फ़ोन देते हुए बोला, वीर अंकल की बात क्यों नहीं मान जाता? वो तुझे इंडिया बुला रहे हैं, तू चला क्यों नहीं जाता? वीर विक्की को घूरते हुए बोला, देख तू अच्छे से जानता है कि मैं इंडिया क्यों नहीं जाना चाहता, फिर भी तू मुझे जाने को कह रहा है। अब तो इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। तुझे पता है कि मैं तेरी कोई बात नहीं टालता, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। विक्की अपने मन में बोलता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है मुझे इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। चल बेटा हो जा शुरू। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, वीर मैं जानता हूँ कि तू क्यों नहीं जाना चाहता, पर एक बार अंकल के बारे में सोच। उनका क्या दोष है जो तू उनके साथ नहीं रहना चाहता? तेरे पास डैड है और तुझे उनकी फ़िक्र नहीं है। उनके बारे में सोच, जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते, वो तरसते हैं उनके साथ रहने के लिए। तू मेरा ही देखना, इंडिया में मैंने तो अपने पेरेंट्स को खोया है, फिर भी मैं वहाँ जाना तो नहीं छोड़ सकता ना। ये सुनकर वीर की आंखें नम होने लगी। विक्की ने तिरछी नज़र से उसे देखा और आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख वीर, मैं तुझसे वहाँ हमेशा के लिए रहने को नहीं बोल रहा। तू 3 या 4 महीनों के लिए ही चला जा। अगर वहाँ मन नहीं लगा तो वापस आ जाना। मेरी इस बात को ठंडे दिमाग से सोचना और गौर करना। चल आराम कर, मैं भी चलता हूँ। विक्की वहाँ से जाने लगा। उसके रूम के दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन बोला, तीर सही निशाने पर लगा है। और ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने रूम में चला गया। विक्की के जाने के बाद वीर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सो गया। अगले दिन तैयार होकर दोनों ऑफिस चले गए। शाम को डिनर करने के बाद वीर ने विक्की को देखते हुए कहा, विक्की मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विक्की मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, बेटा पता है मुझे तू क्या बात करना चाहता है, पर मैं भी तेरे ही मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर धीरे से उदास होते हुए बोला, हाँ कहो क्या कहना है। वीर ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है, मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। विक्की ने अपनी बोहें उठाकर उससे पूछा, कैसी शर्तें? वीर ने उसे देखते हुए कहा, पहली शर्त, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तू भी साथ चलेगा। विक्की चौंकते हुए बोला, पर मैं कैसे चलूँगा? अगर मैं भी जाऊँगा तो यहाँ कंपनी कौन देखेगा? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पैरों से और प्लेन से। और रही बात कंपनी की, तो उसकी टेंशन तू ना ले, और ये बात मैं खुद डैड से कह दूँगा। और दूसरी शर्त, अगर मेरा मन वहाँ नहीं लगा तो वापस आने के लिए कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। विक्की ने उसे घूर कर देखा और बोला, वेरी फनी। फिर थोड़ा सोचकर बोला, ओके डन, कोई नहीं रोकेगा तुझे। और तीसरी शर्त? वीर ने एक नज़र उसे देखा और बोला, शादी करने के लिए कोई भी नहीं बोलेगा, और ये दोनों बातें तू डैड से बोलेगा।
विक्की ने खुश होकर बोला, ठीक है, पर इंडिया आने के बारे में तो खुद अंकल जी को बता, उन्हें खुशी मिलेगी। उसने ये बोलकर अंकल को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फ़ोन वीर को पकड़ा दिया। वीर ने बात करते करते बोला, डैड मैं इंडिया आने के लिए रेडी हूँ। राजेश जी खुश हो गए और बोले, आ जाओ बेटा, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। वीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, डैड वो सब तो ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं अकेला नहीं आऊँगा, विक्की को भी साथ लाऊंगा। राजेश जी खुश होते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम दोनों ही आ जाओ, मैं तो दोनों को ही बुला रहा हूँ। और आगे बोलो। वीर ने कहा, बाकी की शर्तें आपको विक्की बता देगा। और उसने विक्की को फ़ोन पकड़ा दिया। विक्की ने राजेश जी को वीर की बाकी की शर्तें भी बता दी और उन्होंने मान भी ली। बात करने के बाद दोनों आगे का डिसाइड करने लगे। वीर ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी एक एम्प्लॉय को सौंप दी और वह एक अच्छा और ईमानदार लड़का था, इसलिए उसने कंपनी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और विक्की के साथ इंडिया आने की तैयारी करने लगा। इधर दिल्ली में सुबह के 7 बजे एक घर में नीचे से आवाज़ें आ रही थी। एक लेडी बार बार किसी का नाम लेकर पुकार रही थी और जब उस लड़की की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वह लेडी गुस्से में दंदनाती हुई उसके कमरे में आई और गुस्से में उसकी चादर खींचकर पानी से भरा जग उस पर उड़ेल दिया। पानी गिरने से वो लड़की हड़बड़ाकर उठ गई। उसने एक नज़र अपनी माँ को देखा जो उसे ही गुस्से में देख नहीं रही थी बल्कि घूर रही थी। उस लड़की ने जल्दी से अपनी बत्ती सी दिखा दी और गुस्से में ही उसे घूरते हुए नीचे चली गई। उस लड़की ने एक नज़र गुस्से में जाती हुई अपनी माँ को देखा, फिर ऊपर देखकर भगवान से बोली, आज बचा लेना भगवान, आज तो ज्वालामुखी ज़्यादा गर्म हो गया। वह जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। अगले 15 मिनट बाद वह एकदम तैयार होकर नीचे की ओर भागी। सीढ़ियों से नीचे आकर एक नज़र किचन में झांक कर देखा और जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई जहां उसके पापा पहले से ही बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसने धीरे से अपने पापा से पूछा, क्या हुआ पापा, आज आपका ज्वालामुखी आज इतना भड़का हुआ क्यों है? उसके पापा ने अपना न्यूज़पेपर हटाकर उसे देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता कि आज ये इतनी गर्म क्यों है। उस लड़की ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ही कुछ किया है। उसके पापा अभी कुछ बोलते कि इतने में ही उसकी माँ किचन से निकल कर आई। उन्हें देखकर दोनों चुप हो गए। उसकी माँ ने गुस्से में सब्जी का बाउल टेबल पर ज़ोर से रखा और बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। उन दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से बोले, ज़्यादा ही गर्म है। तभी उसकी माँ प्लेट में पराठे लेकर आई और बोलने लगी, ये दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हैं, बस परेशान करके रखा है मुझे। जैसा बाप वैसे ही बेटी, मजाल है जो एक बार आवाज़ लगाने पर उठ जाए दोनों। जब तक 50 बार आवाज़ें ना लगा दूँ या फिर पानी से होली ना खिला दूँ तब तक उठते ही नहीं दोनों। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अरे ऐसे कैसे कोई प्यार नहीं करता, मैं हूँ ना। सब लोग आवाज़ की दिशा में देखा तो सीढ़ियों से एक लड़का उतरता हुआ आया और अपनी माँ और पापा के पैर छुए, फिर अपनी माँ के गले लगकर प्यार से उन्हें कुर्सी पर बिठाया और बोला, ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो आप? और आपसे किसने कहा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, एक तू ही है इस घर में जिसे मेरी चिंता है, जो मुझसे इतना प्यार करता है। फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, वरना तो कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता, उल्टा परेशान करके रखते हैं। ये सुनकर दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा। उस लड़के ने अपनी माँ को साइड से कसकर गले लगा लिया और माँ ने भी उस लड़के के माथे पर किस किया। ये देखकर वह लड़की मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ आप तो भाई को ही प्यार करते हो ना, मुझे तो सिर्फ मेरे पापा प्यार करते हैं, है ना पापा? बोलकर वो अपने पापा के गले लग गई। उसके पापा ने भी उसे गले से लगा लिया। तभी किसी ने उसका ज़ोर से नाम पुकारा, अनन्या। सभी ने उस तरफ नज़र घुमाई तो सामने से एक लड़की अंदर आती हुई नज़र आई। ये अनन्या की सहेली थी। तो ये है हमारी आरोही का अगला जन्म, जिसका नाम अनन्या शर्मा है और अनन्या की उम्र 22 साल है। रंग गोरा, लंबे बाल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। नेचर की बात करें तो हंसमुख, किसी को रोते हुए भी हंसा दे। और सबसे बड़ी बात,
हमेशा गिरती फिरती और टकराती रहती है। जब भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा, ऊपर देखकर भगवान से बात करके अपनी भड़ास जरूर निकालती है। घर में सबसे छोटी है पर सबकी लाडली है और बोलती इतना है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी माँ उसे शैतान कह के बुलाती है। इन्हें अपना नाम बहुत प्यारा है। भले ही ये आरोही का अगला जन्म हो, लेकिन हरकतें पहले जैसी ही हैं। और हमारे विराट यानी कि वीर का एटीट्यूड भी वैसा ही है। तो यहाँ से आरोही और विराट का अगला जन्म शुरू होता है। इन्होंने कहा था कि ये हर जन्म मिलेंगे, तो इस जन्म में ये लोग कैसे मिलते हैं, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।